अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टॉक्सिक रिलेशनशिप डिटॉक्स प्रोग्राम की सेकंड क्लास में है हम। आप में से कोई प्रीवियस क्लास को एक दफ़ा जो है वो रिवाइज करना चाहेगा कि क्या हमने लास्ट क्लास में सीखा है। थोड़े बहुत नोट्स जो हैं वो मुख्तसर शेयर कर दें। सही हो गया। आप शेयर करेंगी, मैं शेयर करूँ? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या है। हमने उसके 8 पैटर्न्स को डिस्कस किया था कि कौन कौन से 8 पैटर्न्स टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के हो सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था कि हमने एक ट्रैक डायरी बनाने के लिए मैंने आपको कहा था, और उसका मैंने आपके साथ जो है वो क्लास में शेयर भी किया था, पैटर्न भी शेयर किया था कि आप कैसे जो है वो अपनी एक पैटर्न ट्रैकर आईडी जो है वो बना सकते हैं, एक चेकलिस्ट बना सकते हैं। वो आपको हेल्प करेगी इंशाल्लाह आइडेंटिफाई करने में कि कहाँ कहाँ ऐसे वीक एरियाज हैं जहाँ पे हम स्टक हैं। फिर हमने देखा था कि अच्छा हमने अपने बॉडी कंपास को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे जाके हम ट्रिगर होते हैं, किन जगहों पे जाके हम मैनिपुलेट होते हैं, कहाँ पे जो है वो हम फंस जाते हैं। और फिर हमने उसकी जो है वो एक सेल्फ टॉक एक्सरसाइज जो है वो भी क्लास में मैंने आप लोगों के साथ रिटर्न फॉर्म में शेयर की थी। कुछ लोगों का मैसेज आया है आज मुझे कि उनके पास से वो मैसेज डिलीट हो गए। मैं इंशाल्लाह दोबारा ये फर्स्ट क्लास का लिंक और ये सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ दोबारा शेयर कर दूंगी, ताकि एक दफ़ा रिवाइज हो जाए और जिन लोगों के पास से ये चीज़ें मिस हो गई हैं वो रह जाए। आज हम देखेंगे कि इमोशंस क्या हैं और क्यों ज़रूरी हैं। हम इमोशनल अवेयरनेस के 4 लेवल्स को पढ़ेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि हमारे ट्रिगर्स कहाँ से आते हैं, हमारे अटैचमेंट स्टाइल्स कौन से हैं, और इसमें से आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि आपका अटैचमेंट स्टाइल कौन सा है। और उसके बाद जो है वो फिर हम एक मज़े की एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, और हम अपने आप को एक लेटर लिखेंगे। लिखा है कभी आप में से किसने अपने आप को लेटर रिटर्न फॉर्म में ना लिखा हो, मैं कभी पहले दिमाग में लिखती अपने थी। लिए कुछ लिखा हो? मैं पहले बहुत लिखती थी, लेकिन अभी इसी स्ट्रेस की वजह से ना बिल्कुल इससे हट गई हूँ। लिखना हम्म में क्या वर्ड भी मुझे भूल जाते हैं। सही हो गया। हम आज इंशाल्लाह दोबारा इसको प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हम अपने लिए जो है वो क्या लेटर लिखते हैं, कौन से अल्फाज हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके ख्याल में इमोशंस क्या हैं? अच्छा, इससे पहले जो है ना वो हम पहले तो मुझे ये बताएं, आज की क्लास शुरू होने से पहले 1 लाइनर आप लोग आंसर देंगे। 5 लोग हैं हम क्लास में, पांचों जो है वो 1 लाइनर आंसर देंगे। वो ये कि अपने आप को बताएं कि आप कौन हैं। क्विकली बताते जाएं, माइक ऑन कर लें, टेक्स्ट मैसेज में लिख दें। आज हम्म, एक बेहतरीन इंसान हूँ, लेकिन अपने आप को हमेशा कसूरवार ठहराती हम्म, सही। और कोई और? फायजा इरफान, आप बताइए आप कौन है? सबके लिए करती हूँ, लेकिन जब मेरा टाइम आता है तो मेरे साथ कोई नहीं खड़ा होता। हम्म, सही हो गया। अच्छा, और अमारा ने कहा है मैं एक जज्बाती इंसान हूँ। और फिरदौस आप रह गई, आप कौन है? मुझे तो एक्सप्लेन ही नहीं करना आता, यही समझ लें कि बस मुखलिस कह दें। हम्म, ये जो छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं ना, ये हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग में बड़ा हेल्प करते हैं, हमें आइडेंटिफाई करने में कि हम कौन है। एक्चुअली हमें ना बहुत सारी चीजें पता होती हैं कि हम कौन है, क्या है, कैसे हैं, लेकिन जब हमें एक लफ्ज में, एक लाइन में उस चीज को बयान करने के लिए कहा जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती। उस वक्त में हमने अपने दिमाग पे जो है वो थोड़ा सा जोर डालना है, थोड़ी सी जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, और फिर देखना है कि हाँ मैं कौन हूँ। ये जो लफ्ज हम अपने लिए बोलते हैं ना, ये हमारी शख्सियत का हिस्सा बनते जाते हैं कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, हम वैसे हो जाते हैं। मुझे ये लगता था कि नज़ा वो इंसान है जो अपने ख्वाबों को अर्न करती है।
अगर मैं बताऊं कि मुनाजा कौन है, तो मुनाजा अपने ख्वाबों को अर्न करती है। मुझे ख्वाब आसानी से नहीं मिलते, लेकिन मैं इतनी मेहनत कर लेती हूँ कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। और फिर अगर कोई मुझे ये कहे कि अच्छा भी वो प्लेट में रख के चीजें मिल गई, तो नहीं भी, आपको प्लेट में रख के नहीं मिली, आपको वो चीजें कमानी पड़ी हैं। तो ठीक है, मतलब मुझे इसमें कोई चीज फील नहीं होती है कि अच्छा, कि मैं ये कहूँ कि अच्छा मुझे इसके लिए स्ट्रगल क्यों करनी पड़ी। कोई बात नहीं, स्ट्रगल करनी पड़ती है तो इट्स ओके। तो हम जो अल्फाज अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारी शख्सियत पे उसका वैसे ही असर होता है। हमारा ब्रेन उन चीज़ों को हमारे लिए वैसे ही पिक करना शुरू कर देता है। और यकीन माने, सबसे पहले हमारा दिमाग हमारे अल्फाज जो है वो सुनता है ना, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, हमारा ब्रेन वैसे ही हमारे लिए जो है वो एक्ट करता है। अगर हम ये वाली स्टेटमेंट बोलते हैं, हम दूसरों के लिए जो है वो सब कुछ कर देते हैं, लेकिन हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाते, तो वहां पे हमने अपनी स्टेटमेंट को स्लाइटली चेंज करना है कि मुझे अपने लिए सबसे पहले करना स्टार्ट करना है। हाँ, मैं दूसरों के लिए करती हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे अपने लिए भी स्टार्ट करना शुरू करना है। मेरी जात का मेरे ऊपर जो है वो सबसे पहला हक है, सबसे ज्यादा हक है। तो मैं अपने आप को जो है वो सबसे आखिर में क्यों रखूं। हम माए हैं ना, हमें से अक्सर तो हम क्या करते हैं, अगर हम रोटी बनाने लगे हैं तो हम कुछ खवातीन रोटी के लिए जो है आटे के पेड़े बना के रख रही होती है। जब वो काउंटिंग करती हैं तो वो सबसे आखिरी पेड़े की काउंटिंग अपने लिए कर रही होती है। एक वक्त में मैं भी यही करती थी कि ये हस्बैंड का है, ये सास का है, ये ससुर का है, ये बच्चों का है, ये देवर का है, ये जेठ का है, या नंद का है, या जो भी, या अम्मा है, अब्बा है, या बहन भाई हैं, कोई भी रिलेशनशिप्स हो सकते हैं इसमें। और आखिरी पेड़े पे जो है वो हमारा नाम आता है। भाई क्यों? सबसे पहला जो है जो रोटी का पेड़ा है, उसमें मैं कम से कम, ठीक है, पका के दे के मैंने सबको खानी है, लेकिन कम से कम इतनी करेज हमने अपने अंदर रखनी है कि हाँ, हम काउंटिंग करने लगे हैं, तो जो पहला पेड़ा है उसमें मैं ये क्यों नहीं कह सकती कि अच्छा ये मेरा है, फिर दूसरा तीसरा चौथा आगे। इससे जो है वो मोहब्बतें कम नहीं हो जाती किसी के लिए भी, इससे जो है वो अपने लिए मोहब्बत बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इमोशंस क्या हैं और क्यों हैं। हम में से बहुत सारी, स्पेशली फीमेल्स को, हमारी क्लास में हैं ही फीमेल्स, तो बहुत छोटी छोटी सी स्टेटमेंट्स हमें बचपन से सुनने को मिलती हैं कि इतनी ज्यादा सेंसिटिव मत हो, इतना ज्यादा मत रिएक्ट करो, इस बात, ये कोई बात है रोने की, खामोश हो जाओ, सब्र कर लो, अगर कोई तुम पे गुस्सा कर रहा है, तुम ही अपनी जुबान जो है वो उस वक्त में बंद कर लो। ये छोटी छोटी सी स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ये हमें बचपन से सिखाई जाती है। इसी तरह जो है वो, अगर कोई दो सिबलिंग्स है तो कोई चीज एक को पसंद आ गई है, तो हमेशा हमें ये कहा जाता है कि अच्छा कोई बात नहीं, ये चीज तुम छोटी बहन को दे दो या भाई को दे दो, कोई बात नहीं, तुम रुक जाओ, सब्र कर लो, बाद में मिल जाएगी। तो ये जो है वो क्या है, ये हमें बचपन से ही हमारे इमोशंस को सप्रेस करना सिखा दिया जाता है। हमारे इमोशंस कौन से हैं? एंगर है। यहाँ पे मैंने चार बेसिक इमोशंस जो हैं, जो हम फील करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, उनको मेंशन किया है। एक तो ये कि एंगर, फियर, उदासी, शर्मिंदगी, ये वो है ना जो हम सबसे ज्यादा महसूस कर रहे होते हैं। वो सब कब आता है? जब जो है वो कोई हमारे हमारी बाउंड्री को क्रॉस करता है, हमारे सब्र को आजमाता है, हमें जो है वो किसी ऐसी बात पे टॉन्ट करता है, तंज करता है, या पिंच करता है जो हमारे लिए तकलीफ दे होती है, तो हम उस पे जो इमोशन फील करते हैं वो उससे क्या होता है। फियर जो है वो तब होता है जब हमें किसी चीज के ऊपर खतरा महसूस होता है कि अच्छा हमें किसी चीज से नुकसान हो जाएगा। उदासी जो है वो कोई चीज खो जाए, कोई चीज हमसे दूर चली जाए, कोई अपनी बहुत प्यारी चीज देनी पड़ जाए, कोई अपनी ख्वाहिश जो है वो कुर्बान करनी पड़ जाए, तो फिर उसके ऊपर जो हम इमोशन फील करते हैं, दैट इज सैडनेस। और शेम जो है, ये एक सोशल जजमेंटल बिहेवियर है, और उसके नतीजे में आकर होने वाला इमोशन जो है वो हमारी शेम है। सोसाइटी से जो है वो हम इसको सबसे ज्यादा लर्न करते हैं। ये बच्चे के अंदर जो है वो बाय इंस्टिंक्ट जो है वो पैदा होते ही जो है ये वाला इमोशन नहीं होता। ये सोसाइटी को देख के जो है ये वाला इमोशन हम लर्न करते हैं। आप में से कौन कौन अब समझता है कि भाई वो बहुत ज्यादा इमोशनल है?
अच्छा, आप पानी कैसे इमोशनल हैं? दे दे जी। दो। ये किसी का जो है वो माइक ऑन है लेकिन, अच्छा, और फिर क्या करते हैं हम लोग, हम इमोशनल हैं और हमें इमोशनल होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ हमने अपनी इमोशंस को जो है वो अनकंट्रोल्ड वे में जो है वो एक्सप्रेस नहीं करना होता। गुस्सा आ जाना कतई बुरी बात नहीं है, ये एक एनर्जी है, ये एक फीलिंग है जो आएगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम उस इमोशन को जो हमने फील किया है फिल्टर किए बगैर जब वोकलाइज कर देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो वो चीज जो है वो हमारे उस इमोशन को बुरा बनाती है। एंगर इटसेल्फ एक बुरा इमोशन नहीं है, ना ये एक नेगेटिव इमोशन है, इसके ऊपर जो हम रिएक्ट कर रहे होते हैं ना, वो इसको बुरा बनाता है। तो इमोशन सारे ही अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते। इमोशंस जो हैं वो जरूरी हैं हमारी जिंदगी के गुजारने के लिए, ये हमारी चॉइसेस में, हमारे डिसीजंस में, हमारी हैप्पीनेस में मतलब बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तो हमने यहाँ पे अपने आप को बुरा नहीं फील कराना कि भाई मैं ये इमोशन क्यों फील कर रही हूँ। भाई इमोशन है, फील करूंगी, इंसान है ना। तो मुझे तो अल्लाह ताला ने जो है वो इमोशंस का मजमुआ बना के पैदा किया है, मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा इमोशंस रखे हुए हैं। और फिर हम ये क्या करते हैं, हमने इसको ना वाइजली फिल्टर करना होता है। चलो यहीं पे एक चीज देखते हैं, आप इस तरह से इस चीज को जो है वो प्रैक्टिस कर लिया करें। एक रेड लाइट टेक्निक होती है, ट्रैफिक लाइट टेक्निक होती है। जैसे ये ट्रैफिक के तीन सिग्नल्स होते हैं ना, इसको अपने दिमाग में रखा करें। वो लोग जो बहुत ज्यादा गुस्सा महसूस करते हैं और फौरन से जो है वो आउट ब्रस्ट कर देते हैं गुस्से में, वो ये देखा करें अच्छा गुस्सा या रेड लाइट ऑन है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो दरमियान में ऑरेंज लाइट होती है ना, ये येलो लाइट होती है, येलो लाइट होती है ना, तो येलो लाइट जो है वो अपनी हमने ऑन करनी है। उस येलो लाइट में जो है वो हमने उस गुस्से वाली चीज को प्रोसेस करना है। उसमें हमने सोचना है कि अच्छा ये जिस चीज के ऊपर मैं रिएक्ट करने जा रही हूँ, क्या ये वाकई इतनी इंटेंस है, या मैं इसको फील कर रही हूँ इतना ज्यादा इंटेंस। और अगर मैंने इस पे जो है वो कम्युनिकेट करना है, तो मैंने क्या कम्युनिकेट करना है, जिस तरह से मैंने इसको परसीव किया है वैसे कम्युनिकेट करना है, या एक्चुअली जैसे ये इवेंट हुआ है इसको वैसे मैंने इसके ऊपर जो है वो अपना रद्द अमल देना है। ये दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं। जो एक्ट हुआ होता है वो, मतलब जो मामला हुआ होता है, जो एक इवेंट हो गया होता है, इवेंट से मुराद ये कि एक मसला जो है वो हो गया होता है, वो अलग होता है। उसको हम परसीव किस तरह से करते हैं, मतलब ये कि उसको हम अपने दिमाग में किस तरह से लेते हैं, या हम समझते कैसे हैं कि ये चीज क्या हुई है, वो दोनों अलग है, वो दोनों मुख्तलिफ हैं। ठीक है, तो वो जो येलो लाइट हमने अपने ब्रेन में ऑन करनी है ना, उस वक्त में हमने सोचना है कि कहीं मेरा अपना कोई पास्ट ट्रिगर तो नहीं इसके साथ अटैच हो गया, क्या मैं इस चीज से बार बार तो नहीं गुजरी, इस वजह से मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं करी, क्या ये चीज जो है वो सिर्फ मुझे पिस्ट ऑफ करने के लिए तो नहीं बोली गई, इसलिए तो नहीं मैं ये कर रही। ये क्या हो गया है? अच्छा, और उस वक्त पे हमने प्रोसेस करना है, और फिर हमें अपनी ग्रीन लाइट ऑन करनी है, और फिर हमने उस चीज को जो है वो जान परख के जो है वो फिर आगे अपने मुंह से अल्फाज को निकालना है। इसको एक तो ये ट्रैफिक लाइट टेक्निक से जो है वो आपको आसानी से याद रहेगा। दूसरा ये कि छल नहीं रख लिया करें अपने दिमाग में, जो है वो सोचा करें कि अच्छा वो चीज जो मैंने परसीव की है अब मैंने इसको फिल्टर करना है। जैसे हम कीमा कराने जाते हैं तो कीमे के लिए डिफरेंट तरह की छलनियां होती है ना, जाली होती है कि मोटे मोटा कीमा चाहिए, बारीक कीमा चाहिए, कौन सा चाहिए, ठीक है। तो हम उसको भी जो है वो देखते हैं कि जरूरत के हिसाब से हमने कैसे करना है। तो इसी तरह अपने ब्रेन के आगे भी, अपने ब्रेन और अपनी जुबान के दरमियान में जो है वो एक फिल्टर लगा लिया करें, एक छलनी लगा लिया करें। हर वो चीज जो आपके दिमाग में आई है उसको एज इट इज हमने जुबान से कम्युनिकेट नहीं करना, उसको हमने फिल्टर करना है, उस जाली में से गुजारना है, एक जो है वो अच्छी शक्ल में सामने लेके आना है, और फिर हमने उसको कम्युनिकेट करना है। तो ये ट्रैफिक लाइट वाली जो है ये आपको इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इंशाल्लाह। उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा सप्रेस्ड इमोशंस, वो इमोशंस जिस पे हम बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं करते। कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल साइलेंट पे चले जाते हैं, कि वो खामोश हो जाते हैं कि भाई मुझे तो कुछ भी कम्युनिकेट करना ही नहीं है, मैंने तो बोलना ही नहीं है, मैंने तो अपनी बात को जो है वो दबा लेना है ना। तो नहीं भी, दबाना नहीं है, दबाने से क्या होगा, हमारा सर में दर्द रह सकता है। आई एम सॉरी।
हमारे मैदे में तकलीफ रह सकती है, हम एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं, हमारी एनर्जी लो रह सकती है, हमारा दिल करता है हम बिस्तर से उठे ही ना, हम कोई काम ना करें, मैं कुछ नहीं करना चाहती। और इसकी ताज़ा ताज़ा एग्जांपल मैं ये देती हूँ कि मेरी लेफ्ट बाजू में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, क्योंकि एक इमोशन, मतलब मैं कम्युनिकेट करना चाह रही थी कुछ देर पहले, लेकिन मैं कम्युनिकेट कर नहीं पाई उस पे। तो उसके नतीजे में क्या हुआ है, मेरी लेफ्ट बाजू में जो है वो शदीद किस्म की दर्द हो रही है, और मैं इतनी तकलीफ के साथ जो है वो कुशन पे बाजू अपना रख के पिल्लो के ऊपर जो है वो फिर आप लोगों के साथ यहाँ बैठी हुई हूँ। तो ये चीजें जो है वो सिम्टम आती है, और मुझे पता है जब मैं उस प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो वोकलाइज कर लूंगी, कम्युनिकेट कर लूंगी, तो ये दर्द जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमने हर इमोशन को, अपनी हर बात को गैर जरूरी तौर पे सप्रेस नहीं करना है। हर बात इस तरह की नहीं होती कि हमने उस पे जो है वो सिर्फ खामोशी रखनी है। नहीं, बहुत सारी चीजें जो है वो बोलने की जरूरत होती है, बट वाइजली बोलना है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अल्लाह की प्यारी बंदी हो, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। जी बिल्कुल। लेकिन जब बोलने मतलब मैं बोलने की कोशिश करती हूँ तो मैं एकदम से हाइपर हो जाती हूँ। मुझे ये हम्म। होता है कि मैं इस तरह से बात करूँ ना कि जैसे आगे वाले को बुरा भी नहीं लगे और मेरी बात भी बन जाए, यानी कि मेरे जो अंदर है जिसके लिए जो भी बात है तो वो मैं अपनी बात भी कर लूँ। और मतलब मैं बोल जज्बाती बहुत हो जाती हूँ बोलते हुए। हम्म। ये जो ट्रैफिक लाइट टेक्निक आपको बताई है ना, इसको आप करना शुरू करें। जी जी। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। देखें, जब हम पहली दफा, जब हमें गुस्सा आया है और हमने अपने ब्रेन में जो है वो येलो लाइट ऑन की है कि मैंने यहाँ पे रुक के इसको थोड़ा सा प्रोसेस करना है, वो कितना टाइम होगा? वो कुछ मिनट्स का तो नहीं होगा ना, कुछ सेकंड्स का होगा ना। तो उसमें जी थोड़ा जी। सा पॉज लें, थोड़ा सा डीप ब्रीथ करें, एक दो जो है वो गहरी सांसें लें, और कोशिश करें कि आपको अगर फौरन लग रहा है कि फौरन मैं कुछ बोल दूंगी ना इसी सिचुएशन में, वहां से उस कमरे से बाहर चले जाएं। बाहर से सेहन से चक्कर लगा के आए, वापस आके जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। देखने वाले कहेगा अच्छा पहले तो इसके दिमाग में ये बात नहीं आई, बाहर से घूम के आके तुम्हारे दिमाग में ये बात आ गई है। तो कह ले कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं उसको हाँ। बहुत इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी के साथ जो है वो कम्युनिकेट नहीं करना चाह रही थी, दैट्स वाई मैं कमरे से बाहर गई हूँ, ताकि मैं अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर सकूं। एक दो गहरी सांसें लें। गहरी सांसें कुछ लोगों के लिए वर्क नहीं करती, तो उन्हें मैं कहती हूँ आप कमरे से बाहर चले जाएं, पानी पी के आए, वॉशरूम जाना है वॉशरूम से होके आए, एक दो मिनट में ये सारी चीजें हो जाती है ना, इससे ज्यादा वक्त तो लगता ही नहीं है। आके फिर अपनी बात जो है वो कम्युनिकेट कर लें। और अगर कोई इस पे जो है वो आपको मजीद टॉन्ट करे कि अच्छा हुआ एक घूम आई, अब तुम्हारे दिमाग में बात आ गई, तो फिर उन्हें जो है वो बताएं कि अच्छा मैं बहुत ज्यादा हार्श नहीं होना चाह रही थी, या मैं कोई ऐसा जवाब नहीं देना चाहती थी जो किसी के सर में जो है वो पत्थर की तरह लगे। तो ठीक है, मैं बाहर से हो आई हूँ, अगर मैं वहीं खड़ी रहती तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट जो है वो आंसर देती। तो इसमें अपने आप को गिल्टी करने की जरूरत नहीं है, इसमें अपनी सेल्फ स्टीम को लो करने की जरूरत नहीं है, अपने लिए बुरा फील कराने की जरूरत नहीं है। ये मैं अपनी जात के लिए कर रही हूँ कि मुझे इतनी इंटेंसिटी के साथ जो है वो जो बात मेरे दिमाग में है उसको डिलीवर नहीं करना है। ठीक है, ब्रीथ एक्सरसाइज करें, ट्रैफिक लाइट एक्सरसाइज करें, उस स्पेस को जो है वो छोड़ दें, पानी का इस्तेमाल करें, वॉशरूम चले जाएं, जूता उतार के नंगे पांव जरा कुछ सेकंड के लिए जो है वो घूम ले। ठीक है, उसके बाद आप अपनी बात जो है वो कम्युनिकेट कर दें। पहले दो चार छह दफा जो है वो आपने जो सोचा होगा कि अच्छा मैं ये कम्युनिकेट करती हूँ कंट्रोल करके, तो वैसा शायद कम्युनिकेट ना हो सके। आपने शायद सोचा होगा कि अच्छा मैंने इसकी इंटेंसिटी को कम करना है, लेकिन इंटेंसिटी कम होगी नहीं, लेकिन इट्स ओके। दो तीन चार दफा के बाद जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे, आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएगी, फिर आप उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करके ही कम्युनिकेट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये प्रैक्टिस से जो है ये चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती हैं। कोई भी बिहेवियर जो है वो सडनली चेंज नहीं हो जाता है। मिनिमम मिनिमम 40 डेज की प्रैक्टिस जो है वो किसी भी बिहेवियर को चेंज करने के लिए जरूरी होती है। और ये 40 डेज भी जो है वो अगर हम कंसिस्टेंसी से एफर्ट लगाते रहें, लगातार जो है वो कोशिश करते रहें, तो फिर उसके बाद वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन की तरफ जाता है। ये जो कह देते हैं 40 दिन के अंदर बिहेवियर मॉडिफाई हो जाता है, तो नहीं होता है बिहेवियर मॉडिफाई, मॉडिफिकेशन की तरफ वो जाता है, और इसको हमारी जात का हिस्सा बनते बनते इससे भी ज्यादा वक्त लग जाता है। तो इंसानी रवैये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो
बिहेवियर्स को प्रोसेस करके कम्युनिकेट करना है, इसको अपनी जात का हिस्सा बनाना कि हाँ मैंने अपने रिएक्शन को जो है वो कंट्रोल्ड वे में आगे ट्रांसफर करना है, या मैंने किसी से डरना नहीं है, या मैंने अपनी बात कम्युनिकेट करनी है। तो ये थोड़ा टाइम लेता है, तो इट्स ओके। इन चीज़ों के लिए जो है वो हमने रिलैक्स रहना है। झटपट से नहीं हो सकती हैं ये चीजें, क्योंकि कोई जादू की छड़ी तो है ही नहीं जो घुमाई है। वो हमारे बचपन के पैटर्न्स होते हैं, कोई 20 साल पुराने, कोई 25 साल पुराने, 30 साल पुराने। अब उनको चेंज होने के लिए कॉन्शियस एफर्ट के साथ कुछ टाइम तो लगेगा ना। अच्छा, इसके बाद जो है वो फिर हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि इमोशनल अवेयरनेस की जो है वो सीढ़ियां क्या हैं। कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमने महसूस करनी है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें अवेयर होना है, ताकि ये चीजें हम अच्छे तरीके से जान के अपने बिहेवियर को और सामने वाले के बिहेवियर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि इस क्लास का मकसद यही है ना कि अगर हमारे इर्द गिर्द टॉक्सिक लोग हैं तो कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है, ताकि हम वैसा बिहेवियर ना करें। सबसे पहले कि हमने जो है वो नाम नमनेस की तरफ नहीं जाना। एक तो हम होते हैं ना कि हम बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। ये वो वाली सिचुएशन होती है जिसमें हमारी बॉडी ठंडी होना शुरू हो जाती है, हमारे हाथ पांव जो है वो सुन्न हो जाते हैं, हमें पसीना आना शुरू हो जाता है। उस वाली कैफियत की तरफ नहीं जाना। ठीक है। हम अगर इन चीजों को फील कर भी रहे हैं ना किसी वक्त में कि हमारी बॉडी जो है वो ठंडी हो रही है, हमारा जिस्म बात को कम्युनिकेट करते हुए थोड़ा बहुत जो है वो कांप रहा है, हम थोड़ा शिवर कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो एक्चुअली हम अपने अंदर फील कर रहे होते हैं। सामने वाले को ये सारी चीजें जो है वो उस तरह से महसूस नहीं हो रही होती जैसे हम फील कर रहे होते हैं। हाँ, वो हमें हल्का फुल्का नर्वस जो है वो फील कर लेते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो हम अक्सर जो है वो हमने अपने आप को यहाँ पे, अगर हम इस तरह की सिचुएशन में हैं, तो हमने अपने आप को एक रिमाइंडर देना है कि हाँ आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। कुछ सेकंड में जो है ये मेरी शिवरिंग खत्म हो जाएगी, मेरे हाथ पांव जो है वो दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे, जो मुझे लग रहा है कि भाई मेरे सारी बॉडी के मसाम जो है वो बंद हो गए हैं, और एक कोई फ्लैश सा आना शुरू हो जाता है, हमें क्या उसको बोलेंगे, ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं, वो चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी। तो हमने अपने आप को उस वक्त में बताना है कि इट्स ओके, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी। क्योंकि हमारी इस बॉडी का इस तरह का रिएक्शन जो है ये एक लंबे अरसे तक टॉक्सिक या बुरे रिलेशनशिप्स में रहने की वजह से हो जाता है। हमारे इर्द गिर्द लोगों ने जो है वो हमें इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया होता है कि हम डर जाते हैं, और अगर हम डर जाते हैं तो इस इमोशन को फील करना कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है, इट्स ओके। ठीक है। हम आप में से कौन जो है वो इस तरह के फ्लैशेस को फील करता है? मैं करती हूँ बहुत ज्यादा। हार्ट बीट एक तो मेरी फौरन से तेज हो जाती है, बहुत ज्यादा। हम्म। और फिर इसी तरीके से मतलब मुझे लग रहा होता है कि बस मेरी बॉडी जो है ना वो अकड़ गई है। ऐसे है कि मेरा ना ब्रेन काम कर रहा है, ना मेरी बॉडी मेरा साथ दे रही है, ना मेरी जबान मेरा साथ दे रही है। हम्म। ये अब बहुत ज्यादा होने लग गया है मेरे साथ। इवन कोई मैसेज किसी, जो मेरे ज़ाहिर बहन भाई हैं जिनके साथ प्रॉब्लम चल रही है, उनका कोई मैसेज भी आ जाएगा तो मैं उस मैसेज को ओपन करने के लिए काफ़ी दफ़ा सोचूँगी कि पता नहीं इसके अंदर क्या लिखा होगा। और लेकिन सिचुएशन मेरी उस टाइम ये स्टार्ट हो जाती है, हार्ट बीट मेरी फ़ौरन से तेज़ हो गई और हाथ-पाँव अकड़ना शुरू हो जाते हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके। हमने ये देखना है कि हाँ हमारी बॉडी जो है वो एक लंबे अरसे तक एक ऐसे लोगों के रवैयों को बर्दाश्त करती है, या जो हमारे लिए तकलीफ देते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से होता है कि हम पैदल चलने के आदी नहीं हैं, लेकिन हमें पैदल जो है वो 5 किलोमीटर सफर करना पड़ा है, और हम तो 1 किलोमीटर भी रोज नहीं चलते, या आधा किलोमीटर भी नहीं चलते, और हमें सडनली जो है वो 5 किलोमीटर अचानक जो है वो चलना पड़ा है। उसके बाद जो है वो हमारे पाँव में भी दर्द होगा, हमारी टांगों में भी दर्द होगा, हम सारा दिन थका हुआ भी फील करेंगे, शायद वो थकावट जो है वो अगले 2-3 दिन तक रहे। होता है ना इस तरह से। तो इट्स ओके। उसके बाद जो है वो मैंने दोबारा बैक टू नॉर्मल हो जाना है। तो हमने ये बताना है, क्योंकि मैं इन चीजों की आदी नहीं हूँ, मैं बुरे रवैयों को जो है वो साथ लेके चलने वाली नहीं थी, मेरी नेचर इस तरह की नहीं थी, तो इसलिए
अगर ये सारे बुरे रवैये मेरे साथ हुए हैं तो उसके रिजल्ट के तौर पे मैं इस तरह का इमोशन जो है वो फील करी, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं नॉर्मल हो रही हूँ, मैं नॉर्मल हो जाऊंगी ना। तो हमारा अपने आप को इस चीज की तसल्ली दिलाना। एक मिनट प्लीज होल्ड कीजिएगा। हाँ जी। तो उसके बाद जो है वो हम ऑटोमेटिकली जो है वो ठीक हो जाएंगे। हमें इस चीज की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आ जाता है कि कुछ हो रहा है, मतलब कौन सी चीज जो है वो मेरे इर्द गिर्द हो रही है, किस चीज को जो है वो मैंने फील करना और किस चीज को मैंने फील नहीं करना। हम बाज़ औक़ात कुछ चीजों को फील कर रहे होते बट उनके बारे में हमारी नो हाउ ही नहीं होती, हम अवेयर ही नहीं होते हैं उन चीजों के बारे में, हमें पता ही नहीं होता कि हम फील क्या कर रहे हैं, हम महसूस क्या कर रहे हैं, हम चीजें जो है वो पिक क्या कर रहे हैं, उनके बारे में हमें अवेयर होना है। अवेयर किस तरह से होना है? समथिंग इज हैपनिंग, यू नोटिस अ फीलिंग बट कैन नॉट नेम इट येट। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम कुछ इस तरह का फील करते हैं जो बुरा है, जो खराब है, जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमें समझ ही नहीं आती बाजू का कि अच्छा मैं इस सिचुएशन को जो है वो क्या नाम दूं, क्या लेबल दूं। क्योंकि हम एक बैड कन्वर्सेशन में रहे होते हैं ना, उस बैड कन्वर्सेशन के बाद, बैड कन्वर्सेशन किससे हो सकती है? हमारी अपने सिबलिंग से हो सकती है, हमारे अपने पेरेंट्स से हो सकती है, हमारे अपने स्पाउस से हो सकती है, या कोई और हमारा करीबी रिश्तेदार होता है। तो बाज़ औक़ात हमारा उनके साथ मोहब्बत का ये आलम होता है कि हम उन चीज़ों को उस कन्वर्सेशन में तो चले जाते हैं जो कि अनहेल्दी कन्वर्सेशन होती है, लेकिन उसके बाद हम खुद क्या फील करें हमें समझ नहीं आ रही होती कि मैंने रोना है, मैंने इग्नोर करना है, मैंने जो है वो बिल्कुल इस चीज के बारे में सोचना ही नहीं है, या मैंने क्या करना है। तो उन इमोशंस के बारे में भी उस वक्त में आपने थोड़ा सा जो है वो नोटिस करना है कि मैं एक्चुअली फील क्या कर रही हूँ। फिर उसके बाद हमने ना उन इमोशंस को नाम देना है कि अच्छा मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं तकलीफ में हूँ, मुझे रोना आ रहा है, मैं अगले बंदे के साथ जो है वो जाके इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ, मैं उनकी बहस से, उनकी तकरार से जो है वो डर गई हूँ, या मैं डरी नहीं हूँ लेकिन मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाई। तो वो जो भी फीलिंग आपने उस वक्त में महसूस की है ना, उस बैड कन्वर्सेशन के बाद, उस बैड इंटरेक्शन के बाद, उसको आपने नाम देना है। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि आपको बुली किया जा रहा होता है, आपको जो है वो ह्यूमिलेट किया जा रहा होता है, आपने उस चीज को भी देखना है कि अच्छा मुझे ह्यूमिलेट किया गया है, मुझे बुली किया गया है, मुझे डराया गया है, मुझे गुस्सा दिलाया गया है, मैं हर्ट हुई है। अब हमने इसको जो है वो अपने इमोशन के तौर पे किस तरह से नाम देना है कि हाँ मैं डर गई हूँ। अगर अगले बंदे ने डराने की कोशिश की है तो मैं खुद भी तो डर गई हूँ ना। तो मैंने इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं डर गई हूँ ना, मुझे मैनिपुलेट किया गया है, या मुझे इंसल्ट किया गया है, या मुझे ह्यूमिलेट किया गया है। तो उन इमोशंस को आपने नाम देना है। जब हम नाम देते हैं ना तो उसके बाद उन चीजों को सॉर्ट आउट करना ज्यादा आसान हो जाता है। उसके बाद फिर हमारा अगला और फाइनल गोल ये होता है कि हमने अंडरस्टैंड करना है कि मैंने ऐसा फील क्यों किया। आप फिर अपने इमोशन का जो है वो सोर्स तलाश करती हैं कि अच्छा भाई इस इमोशन के पीछे जो है वो रीजन क्या थी, इसका रूट कॉज क्या था। फॉर एग्जाम्पल बाज़ औक़ात इस तरह से होता है, हमारे साथ कोई ऐसा पर्सन रहता है जो जिसके साथ हम एक कन्वर्सेशन में जाते हैं, एक बातचीत करना चाहते हैं, वो हमारी बात दरमियान में ही काट देता है, और वो रूटीन से काट देता है, और वो कह देता है या कह देती है तुम्हें नहीं पता, तुम्हें क्या पता, तुम तो बाहर नहीं जाती, तो तुम्हें कैसे पता इन चीजों के बारे में, तुम्हें इन चीजों के बारे में नॉलेज है नहीं है ना, तो बस चुप करो। ये वो स्टेटमेंट्स है जो हम अपने इर्द गिर्द जो है वो डेली बेसिस पे सुनते हैं ना। या वो पर्सन जो हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, या जो अथॉरिटेटिव होता है, वो ये वाली स्टेटमेंट्स हमारे साथ बोलता है। तो हमने वहां पे ये फील किया कि अच्छा भाई कोई भी जो है वो मेरी बात को अहमियत नहीं देता, या ये शख्स जो है वो मेरी बात को अहमियत नहीं दे रहा है। तो यहाँ तक हमारा उन चीजों को अंडरस्टैंडिंग का सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। तो जब हम प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं ना, तो ये कहने में तो ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन इसको तोड़ के आपके सामने रखने का पर्पस ये था
कि आप इन सारी चीजों को समझ सकें कि अगला बंदा आपके साथ कर क्या रहा है और आप क्या फील कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि सामने वाला हमारे साथ क्या करता है। आज हमने अपने आप को स्टडी किया है कि हम उन चीजों के रिएक्शन में जो है वो अपने आप को किस तरह का फील कराते हैं, हम फिर किन चीजों के अंदर से जो है वो गुजरते हैं। तो फिर क्या होता है कि अगर हमने ये चीजें जो है वो फील की हैं कि सामने वाला शख्स जो है वो मेरी बात को अहमियत नहीं देता है, तो इसका मतलब है कि मैंने इसको एसोसिएट किया है कि वो ऐसा करता ही नहीं है। कि वो अगर ऐसा करते हुए अहमियत देता ही नहीं है, तो मतलब लगातार ये चीज हो रही है ना, ये सिर्फ आज के दिन की बात नहीं है ना, ये मुसलसल एक पैटर्न जो है वो चलता आ रहा है ना। तो फिर ये क्या है, मतलब इसके साथ मेरा कहीं ना कहीं जो है वो ट्रिगर जुड़ा हुआ है। अब मेरा ट्रिगर कहाँ पे जुड़ा हुआ है, क्या वो बचपन से जुड़ा हुआ है, मेरा एक कोई ऐसा प्रीवियस रिलेशनशिप था उससे जुड़ा हुआ है, मैं करंटली जिस रिलेशनशिप में हूँ इसके साथ ये बात जुड़ी हुई है। बाजू का जो है वो फॉर एग्जाम्पल मेरा करंट रिलेशनशिप जो है वो इतना टॉक्सिक नहीं है, खराब नहीं है, बुरा नहीं है। हाँ, अप्स एंड डाउन जो है वो चलते रहते हैं। अब किसी बात पे जो है वो उसने हमें कुछ कह दिया ना, अब हम फौरन से पहले जो है वो ट्रिगर हो जाते हैं, हम फौरन से पहले जो है वो गुस्सा कर जाते हैं और सामने वाला शख्स कंफ्यूज हो जाता है कि अच्छा मैंने तो मतलब ऐसा कुछ नहीं कहा था। क्योंकि यूजुअली वो आप इस तरह का रिएक्ट नहीं करते हैं और यूजुअली वो भी आपको कोई खराब बात डेली बेसिस पे कहने वाला शख्स नहीं होता। तो इसका मतलब है कि ये जो जख्म जिसने आपको ट्रिगर किया है ये आपका बचपन का है। ठीक है। या फॉर एग्जांपल एक मेरे पास अभी एक क्लाइंट आई है, शी सेड के मेरे हस्बैंड मुझे इग्नोर करते हैं। शादी को कुछ महीने हुए हैं, कुछ महीने मतलब 2-3 महीने हुए हैं, और उन्होंने कंप्लेन की कि अच्छा मेरे हस्बैंड मुझे इग्नोर करते हैं, वो मुझे वैल्यू नहीं करते, वो मुझे तवज्जो नहीं देते। तो उसके हस्बैंड ने वो सेशन बुक किया था अपनी वाइफ के लिए। और और उसके हस्बैंड का कहना था कि भाई मतलब मैं कुछ नहीं बताना चाहता और कुछ नहीं कहना चाहता, मैं अपनी वाइफ के लिए एक सेशन बुक कराना चाहता हूँ, तो आप इनके साथ बात कर लें। तो मतलब मेरे पास हिस्ट्री नहीं थी। जब खातून से बात हुई थी, शी सेड कि ये मुझे टाइम नहीं देते, अ, मुझे इग्नोर करते हैं, मेरे लिए जो है वो इनकी तवज्जो कम है ना। तो फिर जब मजीद चीजें एक्सप्लोर की तो पता चला कि यार वो बंदा जो एक रात को 10 बजे वापस आ रहा है, सुबह 10 बजे जॉब पे जाके रात को 10 बजे वापस आ रहा है, वो आपके साथ मजीद रात में 1 घंटे जाग सकता है ना, 2 घंटे जाग लेगा, वो भी वो आपके साथ लड़ता नहीं है, प्यार से बात करता है, अच्छे से रहता है, आपकी चीजों का काफी हद तक ख्याल भी करता है। लेकिन इसके बावजूद आपको वो 2 घंटे रात के जो हैं वो काफी नहीं पड़े। हालांकि दिन में भी जब आप फोन करें या जब भी वो शख्स लंच के लिए या ऐसे घर में आता है तो आपके साथ सही होता है। लेकिन हाँ, वो जो रात के स्पेशल 2 घंटे हैं वो आपको कम पड़े हैं, तो वो क्यों पड़े हैं ना। तो हिस्ट्री को जब कंगाला गया, पता चला कि अच्छा बचपन में उसको जो है वो उसके पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिली थी, उसको बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया था। इग्नोर इस तरह से किया था कि भाई अम्मा जो है वो अपनी जॉब में बिजी होती थी, बाबा जो है वो अपनी जॉब में बिजी होते थे, और बच्ची जो है वो कभी दादी के पास होती थी, कभी पुप्पो के पास होती थी, कभी अम्मी के पास, कभी अपने बाबा के पास। तो कभी वो एक कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो उसको तवज्जो नहीं मिली, बस जिसने जो भी चीजें उसकी जरूरतें थी वो पूरी कर दी। लेकिन उसको जो एक मोहब्बत चाहिए थी, जो अफेक्शन चाहिए थी, जो उसको चाहिए था कि अच्छा भाई मुझे हक किया जाए, वो चीजें उसको डेली बेसिस पे नहीं मिली। मैं आप लोग के साथ जो है वो दोबारा से लिंक शेयर करती हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लें। ये जो है वो क्लास यहीं पे एंड हो रही है, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फिर वो चीज़ें उस पर्सन की, अच्छा हम बात कर रहे थे ट्रिगर्स की कि ट्रिगर्स जो हैं वो किस तरह से हम अटैच करते हैं। तो वो उसके चाइल्डहुड का कोई जख्म था, चाइल्डहुड में जो है वो उसको वो चीजें जो हैं वो फील कराई गई थी। और उसके बाद अक्सर इस तरह से होता है कि कोई बंदी जो है वो अपने बचपन में बहुत ज्यादा थोड़ी मोटी रही है ना, थोड़ी हेल्दी रही है, बबली सी बच्ची जो है वो रही है, उसको बचपन में जो है वो क्रिटिसाइज किया गया है कि भाई मोटी मोटी कह के जो है वो बहुत ज्यादा तंग किया गया है उसको। इस चीज के ऊपर जो है वो डराया गया है, डराया नहीं गया मतलब इस चीज पे जो है वो उसको बुली किया गया है कि भाई तुम तो मोटी हो, मोटी हो, मोटी हो। ठीक है, उसके बाद उसने कोशिश की, वो स्लिम हो गई उसकी बॉडी। लेकिन शादी के बाद जो है वो अपने एक दोबारा नेचुरल प्रोसेस में वो गई जहाँ पे उसने बच्चे पैदा किए, और उसके बाद उसका थोड़ा बहुत जिस्म जो है वो दोबारा से फूल गया। तो उसको किसी वक्त में जो है वो किसी शख्स ने कह दिया कि अच्छा भाई तुमने जो है वो दोबारा से वजन ज्यादा कर लिया है।
या दोबारा से भी ना कहे, उसे कोई ये कहते हैं अच्छा तुम्हारा वजन बढ़ नहीं गया, तो आप फौरन से पहले जो है वो ऑफेंड हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे वो ट्रिगर जो है वो उसके बचपन के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पे शादी के बाद, बच्चा पैदा करने के बाद जो है वो थोड़ा बहुत जिस्म का फूल जाना जो है नॉर्मल बात है, इट्स ओके। उसके बाद जो है वो आप दोबारा से कोशिश करके बैक टू नॉर्मल हो सकते हैं। बाज़ ख़वातीन के लिए ये आसान होता है, बाज़ के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपकी बॉडी वैसे भी रहती है तो भी दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप स्लिम होना चाहते हैं और आप कोशिश करें तो आप स्लिम हो सकते हैं ना। लेकिन वहां पे आपको जो है, आपका ट्रिगर क्या किया, आपके पास्ट से, आपके बचपन से, वहां से। इसी तरह बाजुकात इस तरह से होता है कि आपकी अम्मा जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग होती है, स्ट्रिक्ट होती है, वो आपको बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो फॉलो कराने की कोशिश कर रही होती है। फिर उसका जो है वो आप नतीजा क्या निकलता है कि आप हाइपर विजिलेंट हो जाते हैं, आप चीजों के लिए जो है वो बहुत ज्यादा विजिलेंट हो जाते हैं कि भाई चीजें जो हैं वो शायद मेरे लिए अगर इतनी एक्टिव में ना रही तो चीजें जो है वो शायद खराब हो जाए, छोटी छोटी चीजों के बारे में। और एक सर्टेन टाइम के बाद फिर आप चीजों, वो जो इतना हाइपर विजिलेंट हुए थे उस पे आप फ्लैट हो जाते हैं ना, मतलब फिर वो सारी विजिलेंस जो है वो जीरो हो जाती है, क्योंकि वो उसका एक्सट्रीम लेवल होता है। तो चीजें जो हैं वो हमने आइडेंटिफाई करनी है कि ये हमारे किसी पुराने रिश्ते की वजह से हमें कोई जख्म मिले हुए हैं, हमारे बचपन से हमें जख्म मिले हैं, हमारे दोस्तों के साथ रहने की वजह से हमें बुली किया गया है, या हमारा जो अब का रिलेशनशिप है ये टॉक्सिक है, ये खराब है। तो इन चीजों की आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि अच्छा भाई वो पर्सन टॉक्सिक है, या मैं जिन पैटर्न्स में से गुजरी हूँ, जिन चीजों में से गुजरी हूँ, जिस रास्ते में से गुजरी हूँ, उस रास्ते ने जो है वो मुझे परेशान किया है, या उसमें से यहाँ तक पहुंचते हुए मुझे तकलीफ का सामना करना पड़ा है, या ये करंट वाला रिलेशनशिप जो है वो मुझे नए जख्म दे रहा है। इसमें और एग्जांपल्स भी आप लोग दे सकते हैं, आप लोग चाहें तो। जी, बिल्कुल होता है। वो भी एक फैक्टर ज़रूर है कि आपके पास्ट में ज़ाहिर है बचपन से लेकर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको स्ट्रेस कर के आप इस एज में भी आके आपको वही चीज़ें बार-बार ट्रिगर कर रही होती हैं। तो हम्म। वो एक बहुत बेसिक फैक्टर आज आपने बयान किया है कि बचपन में या पीछे से आपको इतना कंट्रोल किया जाता है कि एंड पे आके आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही हम्म। मतलब आप हर चीज़ में अपने आप को कसूरवार ठहराते हैं, इसलिए कि आपको पीछे से उस चीज़ के लिए मैनिपुलेट किया जाता है, आपका माइंडसेट बनाया जाता है कि आपको कुर्बानी देनी है, आप हम्म। बड़ी हैं, आपको ये करना है, आप ही सारी मसले की हैं, आपको ही झुकना है। वो हम्म। कर के ना तो आप इस स्टेज पे आके फिर आप अपने सब कुछ छोड़ देते हैं कि बस मतलब मेरी ही मुझे ही सब कुछ मेरे साथ ही होना है। लेकिन वो अक्सर सोचने में गलती ये हो जाती है कि आप सिर्फ प्रेजेंट को देख रहे होते हैं लेकिन पास्ट भूल चुके होते हैं। लेकिन अभी जैसे ही आपने बात की तो वही बात है कि वो सारी चीजें रिकॉल होना स्टार्ट हो गई कि ये चीज कहाँ से स्टार्ट हुई थी और अब क्यों यहाँ तक पहुंची है। वही बात ना कि अक्सर मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई हमारा शौहर जो है वो टॉक्सिक है, ये शौहर कह रहे होते हैं हमारी बीवी जो है वो बहुत टॉक्सिक है, इसने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है, मुझे जीने नहीं देती। तो वहां पे प्रॉब्लम सिर्फ उन दोनों में नहीं होता, उस करंट रिलेशनशिप में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, जितना प्रॉब्लम जो है वो पास्ट से आपने कैरी किया होता है, वो एक ट्रॉमा होता है। जैसे अक्सर सोशल मीडिया पे आप लोगों ने एक चीज जो है वो बहुत ज्यादा कॉमनली देखी है कि वो आप जनरेशनल ट्रॉमा जो है वो कैरी कर रहे होते हैं ना, एक ट्रॉमा, एक बुरी चीज जो है वो आप ऊपर से नीचे कह रही हूँ कि एक पर्सन से दूसरा पर्सन, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, मतलब मैंने अपनी अम्मा से कह रही कि अब मैं अपनी बेटियों को डिलीवर कर रही हूँ। तो वो चीज़ अच्छी भी होती है, वो चीज़ नेगेटिव भी होती है। तो विरासत जो है वो सिर्फ ऑल द टाइम हेल्दी नहीं होती, बुरी विरासतें भी होती हैं। और बुरी विरासत में मुझे ये लगता है कि सबसे ज्यादा बुरे रवैये होते हैं जो हम आगे ट्रांसफर करते हैं। तो इनकी आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, फिर इसका जो है वो हम सोल्यूशन कर सकते हैं कि यार ये मैंने तो नहीं कहीं कैरी किया हुआ चीज को, या ये पर्सन जो है वो मुझे इतना ज्यादा हर्ट कर रहा है या पेन दे रहा है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो पर्सन जिससे हम बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं, हम उसके साथ कनेक्टेड कैसे हैं। इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग बात करते हैं अक्सर ग्रुप्स में भी, या लोग कहते हैं अच्छा अटैचमेंट, हमारी जो इमोशनल अटैचमेंट्स होती हैं हमारी किसी रिलेशनशिप के साथ जुड़ जाने का तरीकाकार जो है वो, इस पे बात करें। तो इसमें सबसे ज्यादा हम कॉमनली
बात कर रहे होते हैं कि अच्छा इमोशनल डिपेंडेंसी के बारे में हम बात करना चाहते हैं, हम इमोशनली जो है वो इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं। तो हमने ये देखना है कि हमारे इसके लिए जरूरी है कि हम पहले देखें कि अच्छा भाई हम किस पैटर्न के साथ हैं, हम किस फितरत के शख्स हैं, और हम इस रिलेशनशिप में जो जुड़े हुए हैं उसका तरीकाकार क्या है। ठीक है, हम किस पैटर्न के साथ इस पर्सन के साथ अटैच है। एक तो ये कि क्या हमारा रिलेशनशिप जो है वो सिक्योर है, हमारे इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर हम एतबार कर सकते हैं, नहीं एतबार कर सकते। यहीं पे कल जो है वो एक छोटी सी बात कल एक पर्सन के साथ ऐसी बात हो रही है, उसका रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक हुआ, और ही सेड कि जब मेरा रिलेशनशिप खत्म हुआ है जिस खातून के साथ, उसके तो उसने ये कहा है कि भाई ये पर जो है वो लड़का जो है वो मेरे पे शक करता था ना। मतलब जब वो एक बुरा रिलेशनशिप था कुछ मंगनी वगैरह के बाद, तो लड़की ने उसको खत्म किया। तो जब लड़की ने उस रिलेशनशिप को खत्म किया तो जाहिर है लड़के की बहनों ने उसके साथ राब्ता किया कि अच्छा भाई क्यों आपने ये रिलेशनशिप खत्म किया है, ये तो आप दोनों की अपनी मर्जी से जो है वो मंगनी हुई थी। तो उसमें उस लड़की ने कहा कि अच्छा ये मेरे पे शक करता था, मुझे बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता था, तो इस वजह से मैं मजीद ये रिश्ता जो है वो कैरी नहीं करना चाहती, और उसने इस रिलेशनशिप को खत्म कर दिया। अब वो लड़का इस कंप्लेन के साथ आया कि आज जो है वो हम बैठे हुए थे कहीं सिटिंग में, तो मेरी बहन के हस्बैंड ने अपने एक दोस्त को बताया कि यार इसका जो है वो रिश्ता खत्म हो गया है, तो अब इसके लिए हमने कोई शादी वादी करनी है, तो कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताएं। तो उन्होंने कहा इसकी तो मंगनी हो गई थी, तो उसने कहा कि हाँ ये खत्म हो गया है क्योंकि ये उस पर शक करता था। तो अब वो इस पे बहुत ज्यादा परेशान था, उस दुखी था इस चीज पे, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ थी कि अच्छा मेरे बारे में जो है वो मेरी एक्स ने ये बात कही कि अच्छा मैं उस पर शक करता था। और मैं उसको ये चीज समझा रही थी कि देखें आपकी एक्स तो आपका कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं था ना, वो एक अनरिलायबल रिलेशनशिप था जो खत्म हो सकता था, जिसमें उसने रिश्ता खत्म करना था तो उसने कोई रीजन तो देनी थी ना आपकी बहन को कि अच्छा मैं क्यों रिश्ता खत्म कर रही हूँ। उसमें उसने ये रीजन दे दी कि अच्छा ये मुझे कंट्रोल करता था, ये मेरे पे शक करता था, ऑल दो आप नहीं करते थे, मैं इस चीज को जो है वो मानती हूँ। लेकिन अब गलती उस बंदी की जितनी है उससे कहीं ज्यादा गलती जो है वो आपके ब्लड रिलेशनशिप्स की है, आपकी बहन की है, जिसने अपने भाई की इतनी प्राइवेट बात को जो है वो अपने हस्बैंड के सामने बगैर सोचे समझे बता दिया। और फिर आपके हस्बैंड जो हैं उस आपकी बहन के हस्बैंड जो है वो पब्लिकली इस बात को आपके सामने कह रहे हैं। तो आपको हिम्मत करके उन्हें स्टॉप लगाना है कि यार ये कोई बात है कहने वाली दूसरों के सामने। मेरा एक रिलेशनशिप चले एंड हो गया है, वो बैड नोट पे खत्म हुआ है, तो वो किन रीजंस की वजह से खत्म हुआ है, ये क्या एलिगेशंस लगाई गई हैं, आप लोग मेरे ब्लड रिलेशन है ना, आप लोग मेरे सगे बहन भाई हैं, तो आप लोगों को तो पता है मैं फितरतन ऐसा हूं या नहीं हूं, तो आपने ये बात बगैर सोचे समझे क्यों कम्युनिकेट की। तो ये दो चीजें जो हैं वो समझना जरूरी है ना। तो हम ब्लेम क्या कर रहे होते हैं, हम ब्लेम उस शख्स को कर रहे होते हैं जो उस रिलेशनशिप से निकल गया, जो हमारी जिंदगी से निकल गया। लेकिन जहां पे हमें एफर्ट लगा के उस रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहिए वहां पे हम उसको अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे ताल्लुकात जो हैं वो खराब ना हो जाए। हालांकि वो एक सिक्योर रिलेशनशिप नहीं था, वो एक ऐसा रिलेशनशिप नहीं था जहाँ पे ट्रस्ट किया जा सके। और उस पर्सन को इसके लिए अवेयर होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं अपनी इस बहन पे इस चीज़ों को लेके जो है वो ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, मुझे थोड़ी सी एहतियात करनी है, या मुझे इसके साथ कम्युनिकेट करना है कि यार मेरी पर्सनल चीज़ों को आप पब्लिक के लिए डिस्कस ना करो, या अपने स्पाउस के साथ कम से कम डिस्कस ना करो। लेकिन वही मुर्गी की एक टांग के हम अपने करीब के रिलेशनशिप जहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है, जहाँ पे बेहतरियां मुमकिन है, हम वहां पे एफर्ट नहीं लगाते हैं। हम किसी शख्स के ऊपर ब्लेम डाल के अपने आप को एक दुखी आत्मा बना के जो है वो उस सारे सिनेरियो में से निकलना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं। हम जो है ये वाला पैटर्न कैरी किए हुए हैं, तो ये क्या है, इस तरह की चीजों को समझना है। हाँ बिल्कुल, वो उसको एक वीकनेस के तौर पे जो है वो रखेंगे, या वीकनेस ना भी कंसीडर करें, वो इस चीज पे जो है वो थोड़ा चेजा लेंगे। चेजा लेने से मुराद ये कि ह्यूमिलेट करेंगे, इसका मजाक बनाएंगे, और फिर इस पे जो है वो लड़के मिलके हंस रहे होते हैं। तो हमने ये देखना है कि हाँ भाई हमारा रिलेशनशिप जिसके साथ जिसके अंदर हम हैं वो कितना कंफर्टेबल है, वो हमारी पर्सनालिटी को अच्छे से अंडरस्टैंड करता है नहीं करता, वो हमारी चीजों को ओन करता है नहीं करता, वो हमारे साथ डिसअग्री करता है तो किस लेवल पे जाके डिसअग्री करता है।
वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक सेफ जगह है या नहीं है, इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो हो गई एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल, ठीक है। और इनसिक्योर भी साथ ही जो है वो वर्सेस वाला हम करें। अच्छा, फिर दूसरी टाइप आ जाती है इसमें एंशियसनेस के, बहुत ज़्यादा जो है वो हमने उस शख्स से बार बार वैलिडेशन जो है वो सीख कर रहे होते हैं कि अच्छा जो मैं कर रही हूँ सही है ना, मैं ये खरीद लूं, अच्छा लगेगा ना। कभी कभार तो आप कुछ अपने रिश्तों से पूछते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये वाला पैटर्न आ जाए कि आप उनसे वैलिडेशन लिए बगैर वो काम कर ही ना सके, तो आपके अटैचमेंट स्टाइल क्या है, एंक्शियस है। हम जो है वो अपने पार्टनर के बिहेवियर के बारे में जो है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव हो जाए, हम उससे बढ़ के उसके लिए जो है वो कंसर्न होना शुरू हो जाए। मुनाजा, एक बात कहनी है जी जी। यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ वाह। पर जो आप बात कर रही हैं कि हम वैलिडेशन के लिए सब कुछ करते हैं, उससे पूछते हैं, ये सब कुछ स्टाइल अटैचमेंट के अंदर। यहाँ पर पावर गेम भी तो है ना, कि अगर हम्म हम नहीं पूछेंगे तो हमें शायद वोट्स की खतरा होता है, या अगला बंदा कमेंट ही इतना करता है कि भाई हर वक्त कि तुम जैसे ये ड्रेस पहना है इसके ऊपर ये पहनो, ऐसे किया है अब ऐसे करो, जूता ये वाला नहीं ये वाला पहनो, मतलब डिफरेंट बातों पे कमेंट इतना करता है कि फिर आपको जब भी कुछ कैरी करना है, कुछ पहनना है, तो आपको फिर अंदर से निकलता है कि इससे पूछ लो कि ठीक है, इट्स ओके, मैं इस तरह बाहर जाऊँ, या आपका नकाब नहीं ठीक है, या आपका गाउन नहीं ठीक है, या डिफरेंट टॉपिक्स, मतलब डिफरेंट चीजों पे आपकी कमेंट इतना कर रहा होता है कि वो फिर आपको उससे पूछना ही एक वाहिद हल लगता है आपके माइंड को। तो ये एक स्टाइल में आएगा। ये प्रीवियस ये जो हमने बात की है ना कि हमारी उस रिलेशनशिप के साथ बॉन्डिंग किस तरह की है, ये जो प्रीवियस स्लाइड थी जिसमें हमने जो है वो पढ़े हैं, हाँ, हमने जो है वो अपने हाँ जी, मैं ट्रिगर्स देख को ली। पढ़ा है ना। हमने ट्रिगर्स की आइडेंटिफिकेशन पढ़ी है ना, तो हमने ये देखा है कि यार ये मेरे बचपन से तो कहीं नहीं है। तो इसको अगर आप देखें तो ये उस रिलेशनशिप में भी होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो आपकी बात करने से मैं एनालाइज कर सकी हूँ कि ये कहीं ना कहीं आपको बचपन में भी किसी चीज को लेके जो है वो बार बार कहा जाता होगा, तो इसलिए आपके ब्रेन ने इस चीज को देखे इतना ना। स्टिक किया कि मैं इस शख्स से पूछ लूं हाँ, हाँ। ताकि मसला हल हो जाए, बजाय ये कि अगर मैं स्टैंड करूं कि नहीं जो मैं पहन रही हूँ आई एम ओके विद दैट, मैं उसमें खूबसूरत लग रही हूँ, मुझे अपने ऊपर जो है वो किसी के कह देने से कि भाई तुमने ये चीज नहीं पहनी तो तुम प्यारी नहीं लग रही, मैं अपने आप को प्यारी लग रही हूँ, गुड इनफ। तो मेरा अपने ऊपर जो अच्छा, यहाँ कॉन्फिडेंस कितना पर है। मैं जी जी। हाँ, आप ठीक है, यहाँ बात कंप्लीट करें पहले। तो अपने ऊपर जो मेरा कॉन्फिडेंस है ना वो शेक हो रहा है ना, मैं अपने ऊपर खुद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हाँ नहीं हूँ, जी। इसलिए मैं दूसरों की बातों की वजह से अपनी चीजों को जो है वो चेंज करने में लग जाती हूँ कि हाँ ठीक है अगर उसने कहा है तो मतलब अच्छा, मुझे अब बोलते ही जाना है, पहन ही लूँ ना। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि अच्छा, बचपन के ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कर लिए, उनके ऊपर हीलिंग का वर्क भी कर लिया, और अब बचपन के जो रिश्ते हैं, बहन भाई हो गए, पेरेंट्स हो गए, देखा जितने भी रिश्ते हैं, उन सब के साथ ये बाउंड्री भी पुट कर दी कि मेरी पसंद है, अब मैं ये तो पहन रही हूँ, मुझे कोई इस पे कमेंट नहीं करेगा। और वहां तो ये चीज सेटल भी हो गई कि ठीक है, हम्म हमारा ने ये पहना है और ये अच्छा लग रहा है, इट्स ओके। वहां पर तो सब कुछ हो गया, लेकिन जो एक प्रीमियम रिश्ता, हस्बैंड का जो रिश्ता है, तो हम्म वो रिश्ता वहां पर ये बाउंड्री पुट करना ठीक है, वहां पर ये हो गया कि अगले की बात ना मानकर हम्म बाज दफा अगले को मैसेज दे दिया कि तुम्हारी बात हर दफा मानना जरूरी नहीं है, हम्म लेकिन फिर भी उस पर काम करना बाकी है, फिर भी ये मैसेज ब्रेन से आता है, हम्म क्योंकि मतलब अगला बंदा ये कहता है, अगर उस बंदे को वो करो ना कि भाई कि आप ये कमेंट, ये बात करना मुझे अच्छा नहीं लगा, हम्म तो अगले का ये स्टांस होता है कि आपने अपना रिस्पेक्ट का जो एक ख्याली तस्वुर है वो गलत बनाया हुआ है, या आप अपनी ईगो ज्यादा क्यों आपने वो की हुई है कि भाई आपको कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि आपने ये चीज पहनी है, अच्छी नहीं लग रही, आप ऐसे पहन ले वैसे पहन ले, या ये एक राय है, आप इसको बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकती ना, हम्म अगर वहां बाउंड्री पुट की जाए। अगर बहन भाइयों में पुट की है तो हम्म मैंने इसको समझा, अच्छा ठीक है, आपको बुरा हम्म लगता है तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इस हम्म रिश्ते में अगला इंसान इस चीज को मेरी ईगो के आपकी ईगो ज्यादा है, या आपको इश्यू है, इसलिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं, तो वो उस तरफ उसको ले जाता है चीज को। तो वहां कैसे डील किया जाए उस बात को।
अच्छा, एक तो यहाँ पे ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस शख्स की बात को बार बार मानना हमारे लिए जरूरी क्यों है। क्या उस शख्स की बात को मानने की रीजन पीछे ये है कि मैं एस्केप चाहती हूँ, मैं इस चीज के ऊपर मजीद स्ट्रगल नहीं करना चाहती, या मैं उस फर्द को ये चीज जो है वो बावर नहीं करा सकी कि भाई एवरी टाइम मैं आपकी बात मानने की पाबंद नहीं हूँ। कई दफा मैं लिबास सिर्फ इसलिए पहनूंगी क्योंकि वो मेरी जात को अच्छा लग रहा है, कुछ रंग मैं इसलिए सेलेक्ट करूंगी क्योंकि वो मुझे अपील करते हैं। हो सकता है हमारा को जो है वो ब्लू कलर बिल्कुल पसंद ना हो, लेकिन नज़ा को जो है वो इंतहा का पसंद हो। अब मुनज़्ज़ा एवरी टाइम हमारा के ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज करी है कि हमारा तुम ब्लू कलर पहनती हो तो तुम पे जचता नहीं है। तो भाई नहीं जचता, हमारा तो राजी है ना, हमारा का तो इनर सेटिस्फाई है ना कि भाई मैं खुश हूं, मैं नीला रंग पहनना चाहती हूँ इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वो शख्स क्या कर रहा है, वो आपकी पर्सनल लाइकनेस को जो है वो आपकी बाउंड्री को जो है वो क्रॉस कर रहा है कि ठीक है आप अपनी पसंद की कोई चीज ना पहने। तो ये प्योरली एक कंट्रोलिंग बिहेवियर है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि भाई वो शख्स जो है वो आपको स्पेस दे रहा है, वो आपको मार्जिन दे रहा है। नहीं भाई, वो शख्स आपको ना मार्जिन दे रहा है, ना वो आपको स्पेस दे रहा है, और ना ही वो आपको स्पेस देना चाहता है। क्योंकि वो चाहता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ही एंड वर्ड्स होने चाहिए, और आपको वैसे ही करना है। अक्सर अभी जो है वो एक डॉक्टर बहू के नाम से एक ड्रामा भी लग रहा है, उसमें उसके फादर इन लॉ की मैं स्टेटमेंट्स देख रही थी इसी चीजों के हवाले से, कि वो कहता है कि अगर मेरे घर में रहना है तो मेरी सारी बातों को मानना पड़ेगा, मेरी सारी बातों को मानना जो है वो जरूरी है। तो वो क्या है, तो स्पाउस भी अगर ये कह रहा है कि अच्छा तुम ये पहनो, तुम्हें यही पहनना चाहिए, मैं तुम्हें कुछ भी कह दूं तुम तो बात मानती नहीं हो, भाई आप किसी वक्त में कह सकते हैं, किसी वक्त में आप हमारा को अपनी मर्जी भी तो करने देना। किसी वक्त में जो है वो मुनज़्ज़ा अपनी मर्जी का भी तो लिबास पहने ना। किसी वक्त में सिर्फ आप इस चीज के लिए भी तो उसको प्रेज करें ना कि हाँ मेरी बीवी ने अपनी पसंद का लिबास पहना है, अपनी पसंद का हैंड बैग लिया, अपनी पसंद का जो है वो मेकअप कराया, तो मैं इस बात पे उसको प्रेज करूं। सिर्फ आपकी पसंद ही जो है वो हमेशा मोतबर क्यों होनी चाहिए। बाज़ औक़ात इस तरह से भी तो होता है ना कि हम अपने हस्बैंड को राजी करने के लिए सिर्फ उनकी पसंद की चीजें जो है वो पहन रहे होते हैं, लेकिन कभी हम अपनी पसंद की भी तो पहनेंगे। जो रिलेशनशिप है, जो स्पाउसल रिलेशनशिप है, ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक पर्सन लीड करेगा और दूसरा पर्सन जो है वो उसका सबॉर्डिनेट बन के चलेगा। इसमें दोनों पर्सन जो है वो इक्वली लेके चलते हैं। ये गाड़ी के दो ऐसे पहिए होते हैं कि जिसमें से एक बड़ा और एक छोटा हो जाए तो गाड़ी का चलना मुश्किल हो जाता है। इसमें कोई अथॉरिटेटिव नहीं हो सकता, कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये इक्वालिटी के बेस पे चलने वाले रिश्ते हैं। इक्वालिटी इसमें ये होती है कि आपने एक दूसरे से पूछना है, आपने एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखना है, आपने एक दूसरे की जो है वो इज्जत करनी है, आपने मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होना है। तो ये सारी चीजें जो हैं जब हम इनका मार्जिन नहीं देते ना, तो फिर ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है। तो कैसे ये रिलेशनशिप टॉक्सिक ना हुआ अच्छा, कि अगर वो, इधर जी जी। इधर एक और बात करा रही है मन के अंदर, वो ये कि ये जो कमेंट्स होते हैं, नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, या ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, हम्म ये हमेशा तो नहीं होते, हर हम्म वक्त तो नहीं होते। ये तो हम्म जाहिर है उस बात पे होते हैं जब बात उनको अच्छी नहीं लगती। हम्म मतलब जैसे अगर मतलब कोई बात उन्हें अच्छी नहीं लगी, उसी बात के ऊपर कमेंट होते हैं ना, बाकी तो सारा दिन जो भी हम करते रहेंगे उस सब पे तो कमेंट्स नहीं हो रहे। तो फिर अगर वो, यानी आपने कहा ना हम्म पहिए बराबर। हाँ हाँ। जी जी बोले, क्वेश्चन कंप्लीट करें देना वाला हाँ आज। भाई, अगर पहिए, आपका क्वेश्चन नहीं था, आप कह रहे थे ना कि पहिए दोनों बराबर होने चाहिए गाड़ी के। तो हम्म अ, ठीक है, मेरी तरफ से उनकी लाइफ के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होती बिल्कुल भी पहनने ओढ़ने के हवाले से, लेकिन हम्म उनकी तरफ से हर वक्त तो नहीं होती, हम्म कभी कभी होती है। तो वो कभी कभी ही माइंड को बुरा लगे, तो इट्स मीन के हम्म इशू मेरे में है। अच्छा, इस चीज में जो है वो फिर हमने ये भी देखना है कि यार अगर वो पर्सन जो है वो मुझे सिर्फ कभी कभी रोक रहा है, तो उसका कभी कभी रोकना जो है वो ह्यूमिलेटिंग वे में तो नहीं है, किसी टॉन्टिंग वे में तो नहीं है, वो कोई इस तरह की बात या कुछ सिद्रा प्लीज शोर नहीं करना, कुछ इस तरह का स्टेटमेंट तो वो यूज नहीं कर रहा है जिसमें जो है वो मैं फौरन से हाइपर हो जाती हूँ। हमारा रिलेशनशिप जो है वो कुछ पिछले कुछ अरसे में जो है वो बहुत ज्यादा खराब तो नहीं रहा है। हमारे रिलेशनशिप की नौयत जो है अगर बहुत ज्यादा हेल्दी है, फॉर एग्जांपल मैं अपने हस्बैंड के साथ जो है वो एक हेल्दी रिलेशनशिप में हूँ, तो कोई इवेंट है, कोई ईद आ रही है, तो मैं उससे कहती हूँ कि अच्छा भाई मैंने तो ये कपड़े लेने हैं ना, तो वो कहता है नहीं ये वाला कलर तुम पे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इस पे ट्रिगर तो नहीं हो जाऊंगी ना।
अगर वो मुझे मुसलसल तनकीद का हाँ निशाना बिल्कुल। बनाता रहा है कि अच्छा तुम ये रंग पहनती हो, तुम पे इतना बुरा लगता है, तुम ऐसी लगती हो, तुम इसमें मोटी लगती हो, तुम भद्दी लगती हो, तुम काली लगती हो, या मुझे तो ये रंग जहर लगता है, तो उसका जो कहने का तरीका है, उसके जो टोन है, उसके जो अल्फाज का इंतखाब है, वो उस चीज को बुरा बनाएगा ना। तो फिर मैं ट्रिगर होंगी ना। अगर वो ये कहेगा कि यार ये ड्रेस जो तुम बाय कर रही हो, जो तुमने लिया है, मुझे इतना नहीं अच्छा लगा। चले, अभी मैंने यूनिवर्सिटी जब स्टार्ट किया तो मैंने एक बैग लिया, और वो मैं लेके आ गई, और जब मैंने उसको यूनिवर्सिटी लेके जाना था तो उससे एक दिन पहले मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं, नज़र ये बैग तुम ले तो आई हो, लेकिन मुझे इसको देख के ना मेरी हंसी निकलती है। तो मैंने कहा किस तरह से? तो उसने कहा ये क्या कश्ती सी जो है वो तुम लेके आई हो ना। तो अब फिर मैं इनसे कहा, मैंने कहा ठीक है, फिर आप पैसे दे दें ताकि मैं एक अच्छा बैग खरीदूं, क्योंकि मेरी जेब तो इतनी ही इजाजत दे रही थी ना। तो उसके बाद वो मुझे अपने साथ बाजार लेके गए हैं, और वो बैग जो है वो हमने चेंज किया और एक नया बैग खरीद के ले आए हैं, और उसके ऊपर जितने भी पैसे डले थे वो मेरे हस्बैंड ने दिए, हालांकि वो पहले बैग मैंने खरीदा था। तो अब इसमें मैं तो कहीं पे मतलब ट्रिगर नहीं हुई हूँ, क्योंकि ये चीजें मेरी रूटीन का हिस्सा नहीं है। इसमें जो है वो तनकीद का निशाना नहीं बनाया गया, इसमें जो है वो मुझे बुरा नहीं फील कराया गया, बुली नहीं किया गया, ठीक है। अगर वो बंदा जो है वो एवरी टाइम जब जब मैं पर्स लेके आती हूँ उसमें 70% जो है वो मुझे बुरा फील कराता है कि जो बैग तुम खरीद के लेके आई हो ये बुरा है, तुम्हें तो चीजें खरीदनी नहीं आती, तुम जब चीज लेके आती हो ये हमेशा खराब लेके आती हो, उसकी क्वालिटी तो कभी अच्छी नहीं हुई। तो वो चीजों में कुछ ना कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमें ट्रिगर करती हैं। ठीक है, हमारा पास्ट जो है वो जुड़ा हुआ होगा इन चीजों के समझ साथ। गए। इस रिलेशनशिप के अंदर भी कोई ना कोई ऐसी लाइन होगी, कुछ ना कुछ इस तरह का होगा जो हमें पिन कर रहा है, जो हमें बुरा फील करा रहा है, जिसपे जो है वो हम आउट ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, इससे जो है वो फिर हम आगे चलते हैं अवॉइडेंट पैटर्न पे। अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल क्या होता है? यहीं पे इसी चीज में आपने इसको भी डिस्कस किया कि एवरी टाइम हम उसकी बात मान लेते हैं। एवरी टाइम हम उस शख्स की बात सिर्फ इसलिए मान लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। और हम क्या करते हैं, हम उसके बहुत ज्यादा करीब जाने पे जो है वो सफोकेटेड फील करते हैं, हम उसके साथ बहुत ज्यादा आर्गुमेंट करने में बुरा फील करते हैं, हम उससे अपने आप को दूर रखना चाहते हैं ताकि किसी तरह का कोई मसला ही ना हो। तो हम उसके साथ जो है वो इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं ना। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये हमारे अटैचमेंट स्टाइल्स हैं। और यहीं पे आपके ही एग्जाम्पल में जो है वो आपने फियरफुल अवॉइडेंट भी बता दी। फियरफुल अवॉइडेंट के एवरी टाइम अगर कोई शख्स आपको तनकीद का निशाना बना रहा है, और हमें लगता है कि यार इस बंदे ने बोलते ही रहना है, इसका काम तो सिर्फ चीखते रहना है, तो इससे बेहतर है कि ये चीखता रहे, मैं इसकी बात मान लूं ताकि ये चीज जो है वो खत्म हो जाए। तो वो चीज जो हम सिरे से खत्म कर देना चाहते हैं और हम उसको इस वजह से भी मान लेते हैं, ये हमारा जो है वो एक फियरफुल अवॉइडेंट पैटर्न है। ठीक है, हम इस रिलेशनशिप में जो है वो रहते तो हैं, हमें लगता है कि इसके बगैर जो है वो हमारा गुजारा नहीं है, और फिर उस चीज को इतना ज्यादा हम बर्दाश्त कर रहे होते हैं कि फिर एक सर्टन सिचुएशन आती है जहां पे हम पैनिक हो जाते हैं। अच्छा, और उसके बाद जो है वो हमने ये देखना है इमोशनल हाईजैकिंग। ज्यादा तो नहीं हो रहा है, मुझे ये बता दें, अगर ज्यादा हो रहा है तो हम इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं, हम फिर एक आधी क्लास जो है वो एक्स्ट्रा कर लेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये चीजें जो है वो आपके लिए आसान हो जाएं और आप इनको कर लें अच्छे से, या करवा दूं आज के लिए जो इसमें रिमेनिंग करने है। वाली एक्टिविटीज। करने वाली एक्टिविटीज जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक तो ये ट्रैफिक लाइट एक्टिविटी जो मैंने आप लोग को बताई थी, वो आप लोगों ने लाजमी करनी है। ट्रैफिक लाइट एक्टिविटी को आपने लाजमी लिखना है, करना है। और दूसरी एक्टिविटी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं रिटर्न फॉर्म में भी क्लास में शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। इसमें ये एक रिफ्लेक्शन इमोशन मैपिंग जो है वो हम कर लेते हैं, ये एक्टिविटी कर लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर हम इसी चीज़ों को जो है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। आपने जो है वो एक सर्कल बनाना है, उस सर्कल के अंदर आपने अपने आप को इमेजिन करना है, या आपने लिखना है कि मैं, मतलब उस सर्कल के अंदर का जो हिस्सा है वो आपकी अपनी जात है। आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा सा जो है वो गला डिस्टर्ब हो गया यहाँ पे। पता नहीं वो कहाँ गई है, एक मिनट मैं ढूंढ लूँ। अगर उसके पास में, मेरे पास उसका कुछ विजुअल हो तो।
अच्छा, हमने जो है वो ये देखना है कि हमने एक सर्कल बना लेना है जिसमें हमने लिखना है कि मैं कौन हूँ। मतलब मैं लिखना है, फिर उस सर्कल के बाहर जो है वो हमने उन रिश्तों के नाम लिखने हैं जो कि आपकी जिंदगी में हैं। उसमें आपके पार्टनर, आपके बच्चे, आपके दोस्त, अहबाब, आपके करीब के कोई भी लोग जो हैं वो हो सकते हैं। और फिर आपने उस रिलेशनशिप के साथ आपका जो इमोशनल अटैचमेंट है, या जो आपका रिलेशनशिप स्टाइल है, या उस रिलेशनशिप से आप क्या फील करती हैं, आपने वो लिखना है। ठीक है। और चौथे स्टेप में हाँ आपने लिखना है कि अगर इस रिलेशनशिप से मुझे इशू है, इसके साथ जो है वो मैं कॉन्फ्लिक्ट में जाता हूँ, इसकी बातें मुझे बुरी लगती हैं, तो उसकी रीजंस क्या है, उसके पीछे ट्रिगर क्या है, उसके पीछे मैं एंजाइटी फील करती हूँ, मैं गिल्ट फील करती हूँ, मैं शेम फील करती हूँ, या मैं इस पर्सन के साथ अपने आप को सिक्योर फील करती हूँ। ये आपने एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाना है, सर्कल बना लें। आप लोग चार्ट के फॉर्म में इसको बनाना चाहते हैं, चार्ट के फॉर्म में बना लें। लेकिन अगर सर्कल में बनाएंगे तो वो आप लोगों के लिए जो है वो समझना आसान रहेगा, और वो आप एक व्हील बना लेंगे ना। और वो फिर फ्यूचर में भी आपके लिए, आपको जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपके काम आएगा। तो ये एक्टिविटी आपने लाजमी करनी है। इससे जो है वो आप अपना अटैचमेंट स्टाइल आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस शख्स के साथ, कि मैं इसके साथ किस तरह के रिलेशनशिप में हूँ। ठीक है। ये हमारे अटैचमेंट स्टाइल को आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करेगा। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम इसको बंद करते हैं, खत्म करते हैं इसको। प्यारी क्लास। जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ आ गई है। बस इस एक्टिविटी को करेंगे तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में चलें, ठीक हो गया। मैं इसका। ये स्लाइड्स आप लोग के साथ क्लास में शेयर कर देती हूँ। और ये वाली एक्टिविटी भी जो है वो लिख के शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। और आपने फिर इसका जो है वो ज़रूर मेरे साथ शेयर करना है। पिछली क्लास की तरह नहीं करना है, जैसे पिछली क्लास की एक्टिविटीज़ आप में से शायद किसी एक पर्सन ने शेयर किया है, बाकियों ने नहीं शेयर करनी, तो वो आपने लास्ट में शेयर करनी। इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मैं इंशाल्लाह दोपहर तक अपलोड कर देती हूँ। अपलोड करके फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ इसकी रिकॉर्डिंग का लिंक भी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ जो है वो अभी तक समझ में ना आई हो, तो आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं आप लोग को जो है वो साथ साथ आंसर करती रहूँ।